एक ऐसा भी वक्त था जब भारतीय क्रिकेट टीम को लीड करने वाला कोई नहीं मिलता था और आज हम इस खेल के वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इस सफर में 36 कप्तानों ने भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन इन 36 कप्तानों में से कौन से वो कप्तान हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की असल में किस्मत बदली? किस कप्तान ने भारत को पहली जीत दिलाई? किसने पहला वर्ल्ड कप जिताया? किसने विदेशों में जीतना सिखाया और किसने मैदान पर लड़ना? और कौन है वो कप्तान जिसने भारत को क्रिकेट जगत का बेताज बादशाह बनाया? सब बताऊंगा मैं आपको, बस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं हूं सुमित पांडे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बात शुरू होती है 1751 से। इसी साल भारतीय सरजमीन पर पहला क्रिकेट मैच खेला गया। अंग्रेजों के राज में पूरा भारत धर्म और जाति की दीवारों में सिमटा हुआ था, लेकिन इन दीवारों को लांघते हुए, तोड़ते हुए क्रिकेट हर धर्म और हर जाति के लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बनाने लगा था। यह महज एक खेल नहीं बचा था, बल्कि लोगों के लिए एक तरीके का रिलीजन बन गया था। आजादी से पहले भारतीय क्रिकेट किसी सिस्टम पर नहीं, बल्कि रियासतों और महाराजाओं की मर्जी पर चलता था। और फिर साल 1928 में बीसीसीआई का जन्म हुआ। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब पहली बार क्रिकेट राजाओं से हटकर जनता का खेल बनने की राह पर चल पड़ा था। बात चली कि किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाए। इस काम के लिए भारत में जन्मे डगलस जॉर्डन का नाम उभरा, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि यह मुमकिन नहीं हो सका। तो आखिरकार किसे मिली भारतीय क्रिकेट की कमान? कौन बना कप्तान? कहानी मजेदार है, अब बस शांति से देखते रहिए। साल 1932 आया। इस साल भारतीय टीम को इंग्लैंड में एक लंबे टूर पर जाना था, लेकिन कोई भी महाराजा टीम का नेतृत्व करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। मैच से सिर्फ एक शाम पहले अचानक फैसला किया गया कि कर्नल CK नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान होंगे। नायडू के नेतृत्व में भारतीय टीम इंग्लैंड गई और कोई भी मैच नहीं जीत पाई। पर नायडू भले ही भारत को कोई मैच ना जिता पाए हों, लेकिन उन्होंने भारत को टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में उतार दिया। अब दुनिया जान चुकी थी कि भारत भी क्रिकेट खेलता है। इससे कुछ समय बाद 1939 में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और दुनिया में खेल कूद ठप पड़ गया। 1946 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो क्रिकेट फिर से शुरू हुआ। इस बार सीनियर पतौड़ी भारत के कप्तान बने, मगर नतीजे अभी भी मायूस करने वाले ही थे। भारत को हर जगह हार का मुंह ही देखना पड़ता था और तब तक नायडू और इफ्तिकार पतौड़ी के अलावा भी महाराजा ऑफ विजयनगरम और लाला अमरनाथ भी इंडिया के कप्तान रह चुके थे। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान भी थे, मगर 20 सालों में कोई भी कप्तान भारत को एक जीत भी नहीं दिला पाया था। और फिर आया वो कप्तान जिसने भारत को पहली जीत दिलाई। नाम क्या था? नाम था विजय हजारे। विजय हजारे की अगुवाई में भारत को पहली जीत आखिरकार 1952 में चेन्नई में मिली, जब इंग्लैंड के खिलाफ विजय हजारे की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता। इस मैच के असली हीरो वीनू मानकड़ रहे, जिन्होंने 32 रन देकर 12 विकेट लिए। यह कहानी में डिटेल में अपने एपिसोड 1952 मद्रास इंडिया फर्स्ट टेस्ट विन में बता चुका हूं। जिन्होंने भी ये एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दी है, आप देख सकते हैं। भारत की यह जीत सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी दोस्तों, ये जीत वो आत्मविश्वास थी जिसकी तलाश टीम इंडिया को बरसों से थी। साल 1955 तक आते आते भारतीय क्रिकेट को एक नया लीडर मिला, जिसका नाम था पॉली उमरीगर। उमरीगर की बेहतरीन कप्तानी और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया। इस सीरीज के पहले ही टेस्ट मैच में उमरीगर और वीनू मानकड़ ने 2 दोहरे शतक जड़कर पूरी सीरीज का रुख बदल दिया। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया का सफर फिर से कठिन हो गया। उनके लिए लगातार जीत पाना असंभव साबित हो रहा था। उमरीगर के बाद कई खिलाड़ियों को और भी कप्तानी आजमाने का मौका दिया गया,
कभी हेमू अधिकारी को कप्तान बनाया गया, कभी दत्ता गायकवाड़ को, फिर पंकज रॉय, रामचंद्र और नारी कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन किसी के नेतृत्व में टीम को स्थिरता नहीं मिल सकी। और फिर आया साल 1962, वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मुश्किल सीरीज, और सिर्फ 21 साल की उम्र में कप्तानी की कमान सौंपी गई मंसूर अली खान पतौड़ी को, जिन्हें पूरी दुनिया आज टाइगर पतौड़ी के नाम से जानती है। पतौड़ी को टाइगर की उपाधि क्यों मिली, ये जानना भी दिलचस्प है। उन्हें ये नाम सिर्फ उनकी रॉयल बैकग्राउंड या टैलेंट की वजह से ही नहीं मिला है दोस्तों, बल्कि इंग्लैंड में हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक आंख को खो दिया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस कमी को अपनी ताकत में बदलकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दे दी थी, और यहीं से मंसूर अली खान बन गए थे टाइगर पतौड़ी। टाइगर पतौड़ी आक्रामक कप्तानी और फील्डिंग को अहमियत देने के लिए मशहूर हुए। उनकी सोच थी कि अगर भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम फील्डिंग के जरिए ही हम मैच जीत सकते हैं। 1962 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हम नहीं जीत सके, पर पतौड़ी की कप्तानी का सबसे बड़ा मकाम 1967 में आया। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से जीती। ये भारत की विदेशी धरती पर पहली सीरीज जीत थी और पतौड़ी इस जीत के आर्किटेक्ट थे। पतौड़ी की कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 40 टेस्ट मैच खेले, इसमें से 9 जीते और 12 ड्रॉ रहे। ये रिकॉर्ड भले ही आज सुनने में मामूली लगे, लेकिन उस दौर में ये भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था। पतौड़ी ने अपनी कप्तानी के जरिए ये बताया कि भारत न केवल घर पर बल्कि बाहर भी जीतने का मादा रखता है। खैर, अब तक के सभी कप्तानों की मेहनत से भारतीय क्रिकेट ने वर्ल्ड स्टेज पर तो कदम रख लिया था, मगर अभी भी सर्वश्रेष्ठ टीम बनने का सपना बहुत दूर था। 13 जुलाई 1974 भारतीय क्रिकेट ने इतिहास में एक और कदम रखा, जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। टीम की कमान उस वक्त थी अजीत वाडेकर के हाथों में। दरअसल इससे कुछ साल पहले ही एक सिलेक्शन कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे विजय मर्चेंट, और उन्होंने अपने निर्णायक वोट का इस्तेमाल कर पतौड़ी की लंबी कप्तानी का अंत कर दिया था और 1971 में वाडेकर को नया कप्तान बना दिया गया था। वाडेकर की कप्तानी 1971 से 1974 तक चली और इस दौरान टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैच भी जीते। वाडेकर की कप्तानी में ही भारत ने वेस्ट इंडीज को उनके घर में जाकर हराया और एक नया ही मुकाम हासिल किया। वाडेकर के बाद कमान संभाली श्रीनिवास वेंकट राघवन ने। हालांकि वेंकट राघवन के कार्यकाल में भारत ने टेस्ट और वनडे मिलाकर 12 में से सिर्फ 1 मैच ही जीता, फिर भी उनकी कप्तानी ने सभी का ध्यान खींचा। वजह थी उनका धैर्य और मैदान पर दिखने वाला उनका संयम। वेंकट राघवन के बाद कप्तानी पहुंची उनके साथी स्पिनर बिशन सिंह बेदी के पास। बेदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 1976 में इतिहास बना। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने 403 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बेहद शानदार, एक बेहद यादगार जीत दर्ज की। यह जीत भारतीय क्रिकेट की शुरुआती सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। बेदी अपने सीधे सपाट रवैये के लिए जाने जाते थे, लेकिन विदेशी सरजमीन पर मैच ना जीत पाने की वजह से उन्हें भी कप्तानी से हटना पड़ा और फिर बारी आई लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की। गावस्कर के कप्तान बनते ही भारतीय क्रिकेट एक नए असमंजस के दौर में दाखिल हो गया, जहां एक तरफ बल्लेबाज के तौर पर वे लगातार नई बुलंदियों को छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी कप्तानी विवादों और परेशानियों का कारण बनने लगी थी। 1981 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, गावस्कर को LBW आउट दिया गया और वो इतने नाराज हो गए कि अपने साथी चेतन चौहान से मैदान छोड़कर वॉकआउट करने तक को कह डाला। हालांकि उस समय के टीम मैनेजर सलीम दुर्रानी ने मामला संभाल लिया। गावस्कर की कप्तानी में भारतीय टीम भारतीय पिचों पर लगभग अजेय हो गई
लेकिन उनकी कप्तानी पर सवाल उठते रहे क्योंकि उन्हें एक डिफेंसिव और ओवर कॉशियस कप्तान माना जाता था। खासकर टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता था कि गावस्कर जीत से ज्यादा ड्रॉ की तरफ खेलते हैं। 1978 से 1985 तक उनके नेतृत्व में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 19 और वनडे में 38 मैच जीते। रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन उनकी कप्तानी हमेशा सुर्खियों और विवादों में ही रही। इस वक्त भारतीय क्रिकेट एक हिट एंड ट्रायल वाले फेज से गुजर रहा था। इंडियन टीम के कई कप्तान बदले, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन भारतीय टीम को वो असली गेम चेंजर अब तक नहीं मिला था जो भारत की छाप विश्व भर में छोड़ने का दम रखता हो। और अंत में कमान सौंपी गई कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने गए मशहूर ऑलराउंडर कपिल देव को उनके विनिंग माइंडसेट की वजह से भारत का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनके कार्यकाल का रिकॉर्ड साधारण था, 34 मैचों में सिर्फ 4 जीत, लेकिन वनडे क्रिकेट में कपिल देव ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। 1982 में कप्तान बने कपिल देव के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था 1983 का वर्ल्ड कप। उससे पहले भारत ने 2 वर्ल्ड कप खेले जरूर थे, लेकिन उन दोनों वर्ल्ड कप को मिलाकर भारत के खाते में बस एक ही जीत थी, और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ। 1983 में जब टीम इंग्लैंड पहुंची, तब तक हम पूरी दुनिया की नजरों में सिर्फ एक अंडरडॉग थे, लेकिन कपिल देव का विश्वास अलग था। वो तो वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही आए थे। We here to win the World Cup. What does we here for? इस टूर्नामेंट में कपिल देव ने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज हो या इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम हो, भारत ने सबको हराकर दुनिया को हिला दिया और विश्व कप अपने नाम कर लिया। यही नहीं, इसी टूर्नामेंट में वो पल भी आया जो आज तक क्रिकेट की सबसे यादगार कहानियों में दर्ज है। जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव की 175 रनों की धुआंधार पारी, एक ऐसी इनिंग जिसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी। कपिल की कप्तानी में भारत ने और भी बड़ी जीतें दर्ज की। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 2-0 से सीरीज जीती, लेकिन इसी दौरान कप्तानी को लेकर अस्थिरता भी बढ़ने लगी। इंडियन टीम की कप्तानी कभी कपिल तो कभी गावस्कर के पास चली जाती थी। 1985 की बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत ने गावस्कर की कप्तानी में जीती। वहीं 1987 में कपिल देव की कप्तानी में इंडियन टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन टीम में अभी भी स्थिरता नहीं थी और टीम को स्थिरता की बहुत जरूरत थी। कप्तानी के लिए अगला नाम आया दिलीप वेंगसरकर का, लेकिन लगातार खिलाड़ियों की चोटें और फीकी परफॉर्मेंसेस ने उनकी कप्तानी को बेहद कमजोर कर दिया। अब फिर से भारतीय क्रिकेट मुश्किल में थी। इसके बाद श्रीकांत और रवि शास्त्री को भी कप्तानी के लिए आजमाया गया, लेकिन नतीजे सकारात्मक रूप में नहीं बदले। और फिर आया साल 1989। भारत को मिला नया कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, और यह फैसला किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। अजहर ने लगभग 10 साल तक भारतीय टीम की कमान संभाली। वनडे में उनका विन परसेंटेज रहा करीब 52% और टेस्ट क्रिकेट में लगभग 30%। उस दौर में ये आंकड़े सिर्फ अजहर ही हासिल कर पाए थे और कोई भारतीय कप्तान इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाया था। पहली बार दुनिया को लगा कि भारत सिर्फ घरेलू मैदान पर नहीं बल्कि ओवरसीज जीत का भी दम रखता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और स्टाइलिश कप्तानी ने कई जीत दिलाई, लेकिन अजहर का नाम सिर्फ जीतों के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज के लिए भी बेहद याद किया जाता है। मैच फिक्सिंग के आरोप हों, ऑफ फील्ड अफेयर्स हों या टीम के भीतर उठते सवाल हों, अजहर हमेशा विवादों में रहे। भारत 3 वर्ल्ड कप अजहर की कप्तानी में खेला, लेकिन भारत को उन तीनों वर्ल्ड कप में कोई भी जीत, कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली। आखिरकार साल 2000 में बीसीसीआई ने उन पर फिक्सिंग के लिए लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया। यह भारतीय क्रिकेट का सबसे काला दौर था। मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने खेल की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए थे और करोड़ों भारतीय फैंस का भरोसा
टूट चुका था, टीम का मनोबल गिर चुका था और तभी बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाकर भारतीय क्रिकेट की इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन साफ था कि ये भारतीय क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इंडियन टीम सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि टीम के अंदर भी बिखरी हुई थी और तभी आया वो फैसला जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। भारतीय टीम की कमान सौंपी गई सौरव गांगुली को। गांगुली सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने टीम को दिया एक नया एटीट्यूड जिसका नाम था फियरलेस इंडिया का एटीट्यूड। उन्होंने जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देना चालू किया और ये सारे खिलाड़ी उनके भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे। 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसका सबसे बड़ा सबूत बनी। गांगुली ने हरभजन को टीम में शामिल करने के लिए सेलेक्टरों से लड़ाई तक कर ली और हरभजन ने उस सीरीज में 32 विकेट लेकर गांगुली को सही साबित कर दिया। नतीजा, भारत ने उस वक्त की सबसे खौफनाक टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की फेमस 15 टेस्ट मैचों की विनिंग स्ट्रीक भी इसी सीरीज में टूटी और ये कारनामा हुआ गांगुली की कप्तानी के अंदर। गांगुली की कप्तानी में भारत ने ओवरसीज टेस्ट मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन शुरू किया। उनके कार्यकाल में भारत ने 11 ओवरसीज टेस्ट जीते, जो उस दौर में किसी भी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा जीत थी। गांगुली की कप्तानी में भारत ने पहली बार पाकिस्तान को घर में घुसकर वनडे और टेस्ट सीरीज भी हराई। उनका विन परसेंटेज रहा करीब 43%। लेकिन गांगुली सिर्फ आंकड़ों की वजह से याद नहीं किए जाते, उनका फियरलेस एटीट्यूड उनके आइकॉनिक पलों में बिल्कुल साफ झलकता है। चाहे स्टीव वॉ को टॉस पर इंतजार करवाना हो या लॉर्ड्स की बालकनी से शर्ट लहराना हो, यह नया इंडिया था जो अब किसी से भी डरता नहीं था। इस एटीट्यूड ने हमें 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया। गांगुली की कप्तानी ने सिर्फ टीम को रिवाइव नहीं किया बल्कि भारत के गोल्डन एरा का रास्ता तैयार किया। हालांकि बाद में कोच ग्रेग चैपल के साथ विवादों ने टीम को फिर अस्थिर कर दिया और गांगुली और चैपल की इस लड़ाई, इस उथल पुथल में गांगुली की कप्तानी भी आखिरकार चली गई और बीसीसीआई ने अब कमान सौंपी राहुल द्रविड़ को। द्रविड़ की कप्तानी में इतिहास बना। 2006 में भारत ने साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता और 2007 में इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर हराया, जो द्रविड़ के कप्तानी करियर का सबसे ऊंचा मकाम था। लेकिन 2007 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। भारत बांग्लादेश से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इसके बाद द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी। अब टीम को चाहिए था एक ऐसा नया कप्तान, एक ऐसा युवा लीडर जो अलग ब्रांड की क्रिकेट को इख्तियार करे और टीम में नए विचार और नया एटीट्यूड भर दे। और फिर आया वो नाम जिसे सचिन तेंदुलकर ने खुद सजेस्ट किया था, महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया। भारत ने इसमें एक बहुत ही यंग टीम भेजी जो कई सीनियर खिलाड़ियों और लेजेंड्स के बिना थी, लेकिन धोनी और उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट में कमाल कर दिया। भारत ने उस वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रच दिया। यहीं से शुरू हुआ टीम इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस। इसके बाद धोनी बन गए भारत के ऑल फॉर्मेट कप्तान। फिर चाहे न्यूजीलैंड में पहली ओडीआई सीरीज जीतना हो या 2010 का एशिया कप, धोनी के करियर में कोई ऐसी ऊंचाई नहीं थी जहां वो नहीं पहुंच पाए। और 2 अप्रैल 2011 का दिन कौन भूल सकता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। धोनी का वो छक्का जिसने भारत को जीत दिलाई, वो कौन भूल सकता है। magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. 28 साल बाद भारत फिर बना वर्ल्ड चैंपियन। 2011 की इस जीत के मायने अलग थे। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों का सपना था। इतना ही नहीं, 2013 में इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती और धोनी वो पहले कप्तान बन गए जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम की। गांगुली की तरह महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा
यंगस्टर्स को ब्रेक देने, उनको टीम में लाने के लिए जाने जाते थे। उनकी कप्तानी में ही विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी उभरे। धोनी का काम एंड कंपोज्ड एटीट्यूड सिर्फ मैदान पर ही नहीं, ड्रेसिंग रूम में भी टीम को स्थिरता देता था। उन्होंने सचिन, गांगुली और सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बखूबी मैनेज किया और टीम से सीनियर जूनियर का अंतर हमेशा हमेशा के लिए ही मिटा दिया। धोनी आज भी भारत के सबसे सफल कप्तान कहे जाते हैं, लेकिन जहां धोनी शांत और संयमी थे, वहीं उनके बाद आए कप्तान बिल्कुल धोनी के उलट थे। कौन आया वो थे विराट कोहली। अग्रेसिव, आउटस्पोकन और बेखौफ। कोहली और कोच रवि शास्त्री की जोड़ी ने भारत को हर फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में पहली बार ओडीआई सीरीज जीती। 2014 के एडिलेड टेस्ट से ही कोहली ने दिखा दिया था कि ये नया इंडिया है, ये डिफेंस नहीं अटैक में यकीन रखता है। कोहली ने भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा बदलाव किया, टीम की कमजोर फास्ट बॉलिंग को दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग यूनिट में तब्दील कर दिया। भरत अरुण के साथ मिलकर उन्होंने उमेश, भुवनेश्वर, शमी, ईशांत और बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। उनकी कप्तानी के आंकड़े अपने आप में लेजेंडरी हैं। 68 टेस्ट में 40 जीत, 95 ओडीआई मैचों में 65 जीत और 50 टी20आई मैचेस में 30 जीत। ये आंकड़े करिश्माई हैं। ऐसी विन परसेंटेज आज तक किसी भी भारतीय कप्तान ने हासिल नहीं की है। भारत घरेलू पिचों पर लगभग अजेय हो गया। विदेशों में भी हम हर विपक्षी को कड़ी टक्कर देने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद कोहली एक भी आईसीसी ट्रॉफी टीम को नहीं दिला पाए, क्योंकि खिलाड़ी तो मजबूत थे मगर भाग्य खराब था। हम हर बार सेमीफाइनल और फाइनल में चोक करने लगे। जब सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने तो कोहली की कप्तानी भी घेरे में आ गई। विराट का पर्सनल फॉर्म 2019 से गिरने लगा था और भारत बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स भी नहीं जीत पा रहा था। कई विवादों के बाद दिसंबर 2021 में कोहली से अचानक कप्तानी छीन ली गई। धोनी के दौर ने हमें चैंपियन बनाया था, तो कोहली के दौर ने सिखाया था कि फियरलेस क्रिकेट का मतलब क्या होता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की कप्तानी की विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। और फिर इसी उथल पुथल के बीच कप्तानी की बागडोर पहुंची रोहित गुरुनाथ शर्मा के पास। कोच राहुल द्रविड़ के साथ उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी आईसीसी ट्रॉफी जीतना। रोहित शांत, अप्रोचेबल और सेल्फलेस कप्तान साबित हुए। सिर्फ कप्तानी ही नहीं, उनकी ओपनिंग भी टीम को मजबूत शुरुआत देती रही। चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2023 का, रोहित लगातार रन बनाते रहे। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर साबित हुए। हालांकि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन उसका बदला आया अगले साल 29 जून 2024। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप और इसके साथ ही वो बने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 T20I मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान। रोहित के नेतृत्व में भारत का ओडीआई विन परसेंटेज 74% और T20I में 79% तक पहुंच गया। 126 मैचों में कप्तानी करते हुए उन्होंने 93 जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को वो बैलेंस दिया जो शायद कोई और कप्तान हासिल नहीं कर पाया। उनकी कप्तानी में भारत ने 13 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती और वो बने दुनिया के सबसे सफल T20 कप्तानों में से एक। लेकिन क्रिकेट हमेशा आगे बढ़ता है। आज रोहित की जगह नए चेहरे टीम की बागडोर संभाले हुए हैं। T20 फॉर्मेट की कमान है सूर्य कुमार यादव के हाथों में, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी बल्लेबाजी मैदान को रोशन कर देती है और जिसका एटीट्यूड मैच का रुख पूरी तरह पलट देता है। वहीं टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है शुभमन गिल को, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि, टेक्निक और टेम्परामेंट से लैस, जो लंबे फॉर्मेट में भारत के लिए नई विरासत लिखने को तैयार बैठा है। यानी भारतीय क्रिकेट की डोमिनेशन की कहानी अभी भी जारी है। हर दौर में एक कप्तान आया जिसने टीम को नई पहचान दी। सीके नायडू से लेकर धोनी तक
गांगुली से लेकर विराट तक, रोहित से लेकर आज के सूर्य कुमार और शुभमन तक, भारतीय क्रिकेट ना कभी झुका है और ना कभी रुका है। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है कि कप्तान बदलते हैं लेकिन टीम इंडिया की आत्मा हमेशा नई बुलंदियों की तरफ ही बढ़ती रहती है। आगे ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिए।